चलिए, यूपीपीसीएस मेंस में जो आपका GS5 है, जिसे आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से भी जानते हैं, ये 2023 के मेंस के समय स्कूल आके जोड़ दिया गया। इसके पहले ऑप्शनल था और इसके संबंध में ये भी खास बात है कि इसका कोई बहुत अधिक कंटेंट अवेलेबल नहीं है। फिर भी कुछ किताबों से और GS1 में जो चीज़ें पहले पढ़ी गई हैं उन्हीं से निकाल करके आपको GS5 में दिया जा रहा है, वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया जा रहा है। सबसे आसान हो जाता है कि अगर आप यूपी का जो है GS5 का कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन बना लीजिए सभी टॉपिक को छूते हुए, और GS6 का बना लीजिए तो आप 100+ नंबर पा सकते हैं मेंस एग्जाम में। यदि आपने ऐसा नहीं किया और एक सुव्यवस्थित डायग्रामेटिक नोट्स आप नहीं क्रिएट करते हैं तो यूँ समझिए कि आप 70 नंबर पाने के लिए आपको लाले पड़ जाएंगे। आप 70 नंबर भी मेंस एग्जाम में नहीं पाएंगे, 34-42 पे रह जाएंगे। जैसा कभी 2023 की जो मार्कशीट आई थी उसको आप देख सकते हैं कि लोग उसमें 34 नंबर और 42 नंबर ही पाए हैं। तो हम उस क्रम में आज देखते हैं जिसको हम लगातार एक क्वेश्चन हर दिन करवा रहे हैं। आज हमारा क्या है ये भी आपको बता दें कि यूपीपीसीएस मेंस GS5 का टॉपिक 1 है ये। आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या यूपी के इतिहास, उसकी संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन नगर, यहीं से मैं क्वेश्चन आपको बना रहा हूँ। कम से कम 20 सवाल यहाँ से मैं आपको दूंगा, यानी टॉपिक 1 से कम 20 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। 20 या 30 क्वेश्चन लगभग मैं कर दूंगा, और ये भी गारंटी इस बात की लेता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू मैं सारा का सारा आपकी टॉपिक कवर कर दूंगा, 100% श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। यूपी के प्राचीन इतिहास के अध्ययन की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के विभिन्न जो स्रोत हैं उनके महत्व की चर्चा, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में जो प्राचीन इतिहास का स्रोत है, जहां से प्राचीन यूपी के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, उन स्रोतों पे आप चर्चा करिए, उन सोर्स के बारे में आप बताइए या उनकी महत्ता को आप स्पष्ट कीजिए। ये सवाल कहाँ है? सीधा सीधा किस पर है? स्रोतों पर है, यानी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है उनके बारे में आप बता दीजिए। बस यही कहना चाह रहा है। तो आपको सीधा सीधा एक डायग्राम बनाना है और उसमें बताना है क्या भूमिका उसकी, और स्रोत कौन कौन से जिससे आप चर्चा करेंगे, उसकी महत्ता क्या है, और निष्कर्ष दे देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही डायग्राम बना के लिख दीजिए, निष्कर्ष लिख दीजिए, खत्म, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। इतने से भी आपका काम हो जाएगा। बस क्या करिए, जब आप पैरा में नहीं आना चाह रहे हैं तो जो निष्कर्ष मैंने यहाँ लिख रखा है उस निष्कर्ष को आप लास्ट में कर दीजिएगा यहाँ पर, बस, और कुछ नहीं करना है। यानी आपके डायग्राम में 3 ही जो है क्या कहते हैं हेडिंग पढ़ेंगी, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगी। तो भूमिका बनाते, भूमिका है क्या? यूपी का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल से पूर्व के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से किसी हड़प्पा स्थल का ही साक्ष्य मिलता है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन जो इतिहास है, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से पूर्व की जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है। और इसका अगर ये कहा जाए कि इसका साक्ष्य कौन प्रस्तुत करता है, तो पुरातात्विक स्रोत कुछ ऐसे उपलब्ध हैं, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, और विदेशी आत्विक विवरण भी हैं जो इस बात का सपोर्ट करते हैं कि कैसे हम माने कि उत्तर प्रदेश भी उतना ही प्राचीन है जितना कि भारतीय सभ्यताएं और संस्कृतियां। आप इतनी भूमिका से काम चला सकते हैं, बाकी चीज़ कुछ भी और लिख सकते हैं, जो इसमें चाहे शब्द को आप जोड़ सकते हैं, कोई सी बात नहीं। अब स्रोत की बात किया जाए, कौन से स्रोत हैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास को गौरवपूर्ण बनाते हैं, जिस पे हम गर्व करते हैं कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से पूर्व की चीज़ें उपलब्ध हैं, और खासकर हड़प्पा वैदिक की तो बात है ही, उससे भी साक्ष्य उपलब्ध हैं। और ये कहा जाए कि बहुत सारे अभिलेख भी मिले, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोतों में अगर देखा जाए तो पहले हम अभिलेखों की बात करेंगे। अभिलेख की बात किया जाए तो जैसे अशोक का अभिलेख है, हर्षवर्धन के हैं, समुद्रगुप्त के हैं, उन सब के अभिलेखों का यदि आप अध्ययन करोगे तो वहाँ से हमें उन शासकों के शासन की जानकारी मिलेगी, शासनकाल कितना रहा है, उनके शासन कार्यों में कौन से अधिकारी कर्मचारी थे, विभिन्न अंग कौन से काम करते थे, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और सबसे बात है कि उनकी जो भौगोलिक स्थिति और वैज्ञानिक प्रगति है
उससे भी हम जान सकते हैं सिक्के और स्मारक के माध्यम से। यानी पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख और सिक्के स्मारक ऐसे हैं जो इस बात को बताते हैं, सिक्के बताते हैं कि उस समय की तात्कालिक आर्थिक समृद्धि की स्थिति क्या रही है। सिक्के बताते हैं इस बात को। सिक्कों से तात्कालीन आर्थिक वाणिज्यिक समृद्धि की जानकारी मिलती है और साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था इसकी जानकारी किससे मिलती है, हमें सिक्कों से मिलती है। इस बात को आप अच्छे समझिएगा। अभिलेखों की बात किया जाए तो अभिलेख जिससे संबद्ध होते हैं, चाहे समुद्रगुप्त के हों, चाहे अशोक के हों, चाहे हर्षवर्धन के हों, उन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है, उस शासन उस वंश मतलब उस साम्राज्य में जो शासक हुए हैं उनकी वंशावली का, उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने कौन सा कार्य किया है, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और दूसरी बात यह है कि भौगोलिक जो स्थिति है उसकी भी जानकारी का पता लग जाता है। जो वैज्ञानिक प्रगति हुई तो सिक्के से वो भी आप जान सकते हैं। मंदिर हैं, स्तूप हैं, चैत्य हैं, धार्मिक जितने भी जानकारियाँ या उनके धर्म कौन से धर्म को मानते थे, इन सब की जानकारी की अगर बात किया जाए तो मंदिर बता देते थे, जो स्मारक हैं वो बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि ये किस धर्म को मानने वाले थे, किसके अनुयायी थे। जैसे एग्जाम्पल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर कुछ बताता है जो किसको समर्पित है। दशावतार मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है ये आपको बताना है। चलिए दूसरी बात, जब हम आते कहाँ साहित्यिक स्रोतों में, साहित्यिक स्रोतों में वेद है, पुराण हैं, अन्य ग्रंथ हैं, बौद्ध जैन साहित्य हैं और व्यक्तिगत कुछ रचनाएं भी हैं। अगर ये कहा जाए साहित्यिक स्रोतों से हमें उस समय की जो तत्कालीन स्थिति होती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। जैसे अंगुत्तर निकाय है, वहाँ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के ऋषियों के आश्रम, महाभारत जो भी साहित्य हमारे यहाँ, वहाँ कुछ न कुछ हमें, रामायण है, वो सब उन तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन ही करते हैं, इसीलिए इनकी महत्ता बहुत है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, बौद्ध स्थल या जैन स्थल जितने हैं उनकी सबकी जानकारी जैन साहित्यों में मिलती है, बहुत साहित्यों से मिलती है। वेद वेदांत पुराणों से उत्तर प्रदेश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ व्यक्तिगत रचनाएं भी लोगों की हैं, जैसे देखा जाए कालिदास की और क्या कहते विष्णु शर्मा की, ये सब जो रचनाएं इन लोगों ने किया है। कालिदास का बहुत सारी रचनाएं हैं, कुमार संभवम है ना, और अभिज्ञा शकुंतलम, बहुत सारी रचनाएं हैं। और व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो हरिश्चंद्र ने भी रचनाएं लिखी है, शुद्धक की रचनाएं हैं, है ना, मृच्छकटिकम। तो जो भी रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, व्यक्तिगत रचनाएं हैं, वो भी उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का क्या करती हैं, वर्णन करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी महत्ता हमारे लिए कितनी अधिक है। अब बात हम करते हैं किसकी, विदेशी यात्रियों का जो विवरण है। विदेशी यात्री जो आए हमारे यहाँ, जैसे चीनी यात्री ह्वेनसांग, फायान, कौन, चीनी यात्री ह्वेनसांग और फायान आए हमारे यहाँ। अरब यात्री भी आए, ईरानी भी आए, अफ्रीकी भी आए। इन लोगों जैसे अफ्रीकी यात्रियों में कौन है, अलबर्नी, बतूता जैसे लोग हैं, है ना। बहुत ये क्या था कि जैसे अलबर्नी आया, इन बतूता आया, तो इन लोगों ने भी अपने ग्रंथों में भारतीय मध्यकाल इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया। उन शासकों के कार्यों को, उन शासकों के भारत में जो योगदान किया, जो उन्होंने कार्य किया, जो भी उनकी अपनी उपलब्धि रही, उन सब का वर्णन किया। जैसे अगर देखा जाए तो इनका सीधा सीधा इन ग्रंथों का मतलब था, जो व्यक्तिगत साहित्य हैं, विदेशी विवरण हैं, ये क्या बता देते हैं, उस समय की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन कर देते हैं। हमने कहा कि मृच्छकटिकम हो, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो, है ना, शूद्रक का बता ही दिया मैंने, मेघदूत हो, प्रयाग प्रशस्ति हो, ये सब आपके बात किया जाए ना, तो जो भी व्यक्तिगत चीजें हैं वो सब किसके बारे में बताते हैं, उत्तर प्रदेश इतिहास के बारे में बताते हैं। अब इनकी महत्ता किस बात को लेकर है, जो मैं यहाँ आप तक बता रहा हूँ वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। महत्ता में क्या, इन स्रोतों की महत्ता क्यों है, क्योंकि ये सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं, तत्कालीन उस समय की परिस्थितियों की, किसी भी वंश साम्राज्य विस्तार की जानकारी देती हैं, भौगोलिक स्थितियों, वैज्ञानिक प्रगति की भी जानकारी देती हैं, और विभिन्न देशों के साथ उनके क्या संबंध रहे हैं, इन सब की जानकारी इन स्रोतों से मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश का
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति यदि आपको जानना है तो आपको इन स्रोतों, इन सोर्स के माध्यम से ही आप जान सकते हैं। इतनी बातें जब आप नोट डाउन कर लिए हैं तो निष्कर्ष को भी थोड़ा सेटअप कर लीजिए बहुत आसान शब्दों में। इन अध्ययन स्रोतों से इतिहास में घटित विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध साक्ष्य प्राप्त होता है। जो विभिन्न घटनाएं घटी हैं उनका क्रमबद्ध साक्ष्य प्राप्त होता तथा विभिन्न स्रोत एक दूसरे की पूर्णता में सहयोग प्रदान करते हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम यूपी के प्राचीन इतिहास पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसमें आप जितना मसाला लगा सकते हैं लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। यह निष्कर्ष आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और निष्कर्ष में शब्द हमेशा घटते बढ़ते हैं, आप जैसे चाहें, आप चाहें तो इन्हीं से निकाल करके लिख लीजिए, ऐसा आप कुछ भी कर लीजिए। इसमें बहुत इजी है, क्योंकि मैं एक बस अपनी भाषा में इसको आपको बता दिया हूँ कि इन अध्ययन स्रोतों से, यानी जो क्या हैं, जो क्या कहते हैं इतिहास के स्रोत हैं, उनसे मुझे पता लगता है क्या कि ये विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध साक्ष्य दे देते हैं हमें, जिससे उन्हें समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। और इतना आसान हो जाता है कि हमारी समझ को, इतिहास के संबंध में हमारी समझ को विकसित करने में जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं वह पूर्ण सहयोग करते हैं, जिन आधार पर हम किसी भी स्थान विशेष या किसी देश में जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके बारे में सुव्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही हमें उत्तर प्रदेश की भी जानकारी ऐतिहासिक स्रोतों के जरिए ही प्राप्त होती है, जिनमें पुरातात्विक हों, साहित्यिक हों, विदेश विवरण हों, इन सबसे हमें जानकारी हमारे राज्य के बारे में मिलती है, जिस पर हम आज भी बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। तोड़ो मरोड़ो निष्कर्ष है, कोई टेंशन नहीं, जैसे चाहो वैसे लिख दो। ये एक बस खाली हाथी के दांत हैं, आप के अंदर भी अंदर वाले दांत से चबाइए उससे, और इन शब्दों को तोड़िए, कुछ शब्दों को हटाइए, आपके अंदर यही कला आ जाए तो मेंस बहुत आसान है। 850 सीटों का पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम है, जिसमें प्री में भी समय है और अभी मेंस में बहुत टाइम है। मेंस फरवरी 2025 के आसपास होना है, तो आपका इतना समय है कि आप चाहेंगे ना तो इस बार एसडीएम बन जाएंगे। तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करते रहिए, जो भी सुझाव हो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर ज़रूर करिए। और लोगों तक पहुंचाते हैं तो जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है उन तक मेरी अगर पहुंच होती है तो उन्हें इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और ये सारी बातें निःशुल्क हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है कि आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा, अभी ऐसे क्लास दीजिए बाद में आपसे पेड किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं यूट्यूब पर जब भी पढ़ाऊँगा, निःशुल्क पढ़ाऊँगा, मैं कोई चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। इसे आप अपना सुझाव बिना डरे दे सकते हैं, मेरी कमियों जरूर बताइए। धन्यवाद।